हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्रमांक 25 सन 1955 हिंदुओं के विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। अध्याय 1 प्रारंभिक। पहला, संक्षिप्त नाम और विस्तार। 1. यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा। 2. इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवसित उन हिंदुओं को भी लागू है जो उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर हों। टिप्पणी। धारा 1 का 2 से यह सुव्यक्त है कि यह अधिनियम भारत में अधिवसित उन हिंदुओं को भी लागू है चाहे यदि वे भारत से बाहर निवास करते हों। दूसरा, अधिनियम का लागू होना। 1. यह अधिनियम लागू है क ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हों। ख ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः जैन, बौद्ध या सिख हो तथा ग ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवसित हो और धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हो, जब तक कि यह साबित ना कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित ना किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एतस्मिन् उपबंधी किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित न हो। स्पष्टीकरण। निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है। क कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों। ख कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य है या था। तथा ग कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिसंपर्वित हो गया हो। 2. उपधारा 1 में अंतर्वृष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्वृष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो लागू न होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। 3. इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा में
अंतर्विशिष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। टिप्पणी। पेंशन हकदारी अर्जीदार क्रमांक 1 मृत कर्मचारी की दूसरी पत्नी है। अर्जीदार एवं मृत कर्मचारी गौंड समुदाय से हैं जो अनुसूचित जनजाति है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 गोंड समुदाय को लागू नहीं। अर्जीदार क्रमांक 1 मृत कर्मचारी की विधवा होने के नाते और शेष अर्जीदार मृत कर्मचारी के बच्चे होने के नाते सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के अनुसार पेंशन पाने के हकदार हैं। तीसरा, परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो क रूढ़ि और प्रथा पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसे दीर्घ काल तक निरंतर और एकरूपता से अनुपालित किया जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो, परंतु यह तब जबकि वह नियम निश्चित हो और अयुक्ति युक्त या लोकनीति के विरुद्ध न हो, तथा परंतु यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुंब को ही लागू हों, उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद ना कर दी गई हो। ख जिला न्यायालय से अभिप्रेत है कि किसी क्षेत्र में जिसके लिए कोई नगर सिविल न्यायालय हो, वह न्यायालय और अन्य किसी क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय तथा इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी अन्य सिविल न्यायालय आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में व्यवहृत बातों के बारे में आधिकारिकता युक्त विनिर्दिष्ट कर दे। ग पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त। कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हों, और अर्ध रक्त से तब जबकि वह एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हों। घ एकोदर रक्त। दो व्यक्ति एक दूसरे से एकोदर रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वजा से किंतु भिन्न पतियों द्वारा अवजनित हों। स्पष्टीकरण। खंड ग और घ में पूर्वज के अंतर्गत पिता और पूर्वजा के अंतर्गत माता आती है। ड विहित से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित। च का एक सपिंड नातेदारी। जब निर्देश किसी व्यक्ति के प्रति हो तो माता के माध्यम से उसकी ऊपरली ओर की परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी आती है, और पिता के माध्यम से उसकी ऊपरली ओर परंपरा में पांचवी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत पांचवी पीढ़ी भी आती है, जाती है। हर एक दशा में वंश परंपरा संपर्क व्यक्ति से, जिसे पहले पीढ़ी का गिना जाएगा, ऊपर की ओर चलेगी। च का दो व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड तब कहे जाते हैं
जबकि या तो एक उसमें से दूसरे का सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर पूर्व पुरुष हो, या जबकि उनका ऐसा एक कोई ही पारंपरिक पूर्व पुरुष जो निर्देश उनमें से जिस किसी के भी प्रति हो उससे सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर हो। 6. प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियां। दो व्यक्ति प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर कहे जाते हैं। पहला, यदि एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो, या दूसरा, यदि एक उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो तो। तीसरा, यदि एक उनमें से दूसरे के भाई की या पिता अथवा माता के भाई की या पितामह अथवा पितामही के भाई की या मातामह अथवा मातामही के भाई की पत्नी रही हो। या चौथा, यदि वे भाई और बहन, ताया, चाचा और भतीजा, मामा और भांजी, फूफी और भतीजा, मौसी और भांजा, या भाई बहन के अपत्य, भाई भाई के अपत्य अथवा बहन बहन के अपत्य हों। स्पष्टीकरण। खंड 4 और 6 के प्रयोजनों के लिए नातेदारी के अंतर्गत आती है। पहला, पूर्ण रक्त की नातेदारी तथैव अर्ध या एकोदर रक्त की नातेदारी। 2. धर्मज रक्त की नातेदारी तथैव अधर्मज रक्त की नातेदारी। तीसरा, रक्तजन्य नातेदारी तथैव दत्तक नातेदारी। और उन खंडों में नातेदारी संबंधी सभी पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। 4. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय क हिंदू विधि का कोई ऐसा शास्त्र वाक्य, नियम, निर्वाचन या उस विधि की भागरूप कोई भी रूढ़ि या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है, प्रभावहीन हो जाएगी। ख. इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त कोई भी अन्य विधि वहाँ तक प्रभावहीन हो जाएगी जहाँ तक कि वह इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी से भी असंगत हो। अध्याय 2 हिंदू विवाह। 5वां, हिंदू विवाह के लिए शर्तें। दो हिंदुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं, अर्थात पहला, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और ना वधू की कोई जीवित पति हो। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार का चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ ना हो, या ख. विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित ना रहा हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो, या ग. उसे उन्मत्तता या मिर्गी का बार बार दौरा ना पड़ता हो।
तीसरा, विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। चौथा, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर न हों। पांचवा, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे एक दूसरे के सपिंड न हों। टिप्पणी: शून्य एवं शून्यकर्णी विवाह धारा 5 के खंड 1, 4 एवं 5 का उल्लंघन विवाह को शून्य बना देता है और धारा 5 के खंड 2 या 3 का भंग विवाह को अकृत एवं शून्य नहीं बनाता, किंतु यह विवाह को शून्यकर्णी बना देता है। जब विवाह अकृत एवं शून्य हो तो भरण पोषण का दावा नहीं किया जा सकता। हिंदुओं के मध्य एक विवाह विधिमान्य विवाह केवल तभी होता है जबकि वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 तथा धारा 7 के अधीन उपबंधों के अनुसरण में अनुष्ठापित किया गया हो। 6. विवाहार्थ संरक्षता। बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 का 2 धारा 6 और अनुसूची द्वारा 1/10/1978 से विलोपित। 7. हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। पहला, हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी को भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठापित किया जा सकेगा। 2. जहाँ की ऐसी रीतियों और कर्मकांड के अंतर्गत सप्तपदी अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधू द्वारा संयुक्तः 7 पद चलना आती हो, वहाँ विवाह पूर्ण और आबद्ध कर तब होता है जब 7वां पद चल लिया जाता है। 8. हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण। पहला, राज्य सरकार हिंदू विवाहों का साबित किया जाना सुकर करने के प्रयोजनों से ऐसे नियम बना सकेगी जो यह उपबंधित करें कि ऐसे किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाह से संबद्ध विशिष्टियों को इस प्रयोजन के लिए रखे गए हिंदू विवाह रजिस्टर में ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्याधीन जैसी कि विहित की जाएं प्रविष्ट करा सकेंगे। 2. उपधारा 1 में अंतर्वृष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह यह उपबंध कर सकेगी कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट विशिष्टियों का प्रविष्ट किया जाना उस राज्य में या उसके किसी भाग विशेष में, चाहे सभी दशाओं में, चाहे ऐसी दशा में जो विनिर्दिष्ट की जाए, वैवश्यक होगा और जहाँ की कोई ऐसा निर्देश निकाला गया हो, वहाँ इस निमित्त बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति जुर्माने से, जो कि 25 रुपये तक का हो सकेगा,
दंडनीय होगा। तीसरा, इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल में समक्ष रखे जाएंगे। 4. हिंदू विवाह रजिस्ट्रार निरीक्षण के लिए सभी युक्तियुक्त समय पर खुला रहेगा और अपने में अंतर्विष्ट कथनों के साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य होगा तथा उसमें से प्रमाणित उद्धरण आवेदन करने और रजिस्ट्रार को विहित फीस का संदाय करने पर उसके द्वारा दिए जाएंगे। 5वां, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी प्रविष्टि करने में हुआ लोप किसी हिंदू विवाह की विधिमान्यता पर प्रभाव न डालेगा। अध्याय 3 दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन और न्यायिक पृथक्करण। 9. दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन। जबकि पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के सहचर्य से किसी युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना प्रत्याहृत कर लिया हो, तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इनके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों ना कर लिया जाए, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन डिक्री कर सकेगा। स्पष्टीकरण। जहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या सहचर्य के प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त प्रतिहेतु हैं, वहाँ युक्तियुक्त प्रतिहेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने सहचर्य से प्रत्याहरण किया है। टिप्पणी। विवाह विच्छेद एवं दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना हेतु याचिकाएं विवाह विच्छेद मंजूर किया गया, चुनौती दी गई। अभिनिर्धारित यह साक्ष्य के परिशीलन से प्रतीत होता है कि यह प्रत्यार्थी पति है जिसने अपीलार्थिया का साथ बिना किसी युक्तियुक्त कारण ऐसे कारण के लिए होते हुए छोड़ा। प्रत्यार्थी पति द्वारा धारा 13 का पहला के तहत विवाह का विघटन ईप्सित करते हुए दाखिल याचिका खारिज की गई। दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना हेतु डिक्री तदनुसार प्रत्यार्थी के विरुद्ध पारित की गई। 10. न्यायिक पृथक्करण। पहला, विवाह का कोई पक्षकार, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो, धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर और पत्नी की दशा में उक्त धारा की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर भी जिस विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जा सकती थी, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकेगा। दूसरा, जहाँ की न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो गई हो, वहाँ अर्जीदार पर
इस बात की बाध्यता न होगी कि वह प्रत्यार्थी के साथ सहवास करे, किंतु दोनों पक्षकारों में से किसी के भी अर्जी द्वारा आवेदन करने पर तथा ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय, यदि वह ऐसा करना न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझे, तो डिक्री को विखंडित कर सकेगा। टिप्पणी: क्रूरता के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के लिए पत्नी द्वारा पेश याचिका स्वीकृत। पति द्वारा अपील: पति के उस पत्नी के चरित्र के विरुद्ध अभिकथन और उसने अभिवाक किया कि उसकी पत्नी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही थी। उक्त अभिकथन साबित नहीं। न्यायिक पृथक्करण की डिक्री कायम। अध्याय 4 विवाह की अकृत्यता और विवाह विच्छेद। 11 शून्य विवाह। इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुस्थापित कोई भी विवाह, यदि वह धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता है, तो अकृत और शून्य होगा और विवाह के किसी पक्षकार द्वारा उपस्थापित अर्जी पर अकृत्यता की डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा। टिप्पणी: दूसरी पत्नी द्वारा भरण पोषण का दावा। पूर्ण विवाह का तथ्य पति द्वारा दूसरी पत्नी से छिपाया गया था। पति का अभिकथन कि चूँकि दूसरा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन शून्य है, अतः दूसरी पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है। अभिनिर्धारित पति को उसकी स्वयं की गलती का फ़ायदा उठाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। वह ऐसे मामले में उसकी दूसरी पत्नी के भरण पोषण से इनकार नहीं कर सकता। 12 शून्यकरणीय विवाह। पहला, कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुस्थापित हुआ हो, चाहे पश्चात, निम्नलिखित आधारों में से किसी पर भी शून्यकरणीय होगा और अकृत्यता की डिक्री द्वारा बालित किया जा सकेगा। क कि प्रत्यार्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ है। ख कि विवाह धारा 5 के खंड 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है। या ग कि अर्जीदार की सम्मति या जहाँ की धारा 5 जिस रूप में बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 का 2 के प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान थी, उसे रूप में उसके अधीन अर्जीदार के विवाहार्थ संरक्षक की सम्मति अपेक्षित हो, वहाँ ऐसे संरक्षक की सम्मति बल प्रयोग द्वारा या कर्मकांड की प्रकृति के बारे में या प्रत्यार्थी से संबंधित किसी तात्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई थी। या घ कि प्रत्यार्थी विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी। दूसरा, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी विवाह के बातिलीकरण की कोई अर्जी क
उपधारा 1 के खंड ग में विनिर्दिष्ट आधार पर ग्रहण न की जाएगी यदि 1 अर्जी यथास्थिति बल प्रयोग के प्रवर्तनहीन हो जाने या कपट का पता चल जाने के एकाधिक वर्ष के पश्चात दी जाए, या दूसरा अर्जीदार यथास्थिति बल प्रयोग के प्रवर्तनहीन हो जाने के या कपट का पता चल जाने के पश्चात विवाह के दूसरे पक्षकार के साथ अपनी पूर्ण सम्मति से पति या पत्नी के रूप में रहा या रही है। ख उपधारा 1 के खंड घ में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक ग्रहण न की जाएगी जब तक कि न्यायालय या का यह समाधान न हो जाए कि पहला अर्जीदार विवाह के समय अभिकथित तथ्यों से अनभिज्ञ था, दूसरा कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में ऐसे प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठापित विवाहों की दशा में विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर संस्थित की गई है, और तीसरा उक्त आधार के अस्तित्व का अर्जीदार को पता चलने के समय से अर्जीदार की सम्मति से कोई वैवाहिक संभोग नहीं हुआ है। टिप्पणी नपुंसकता नपुंसकता विवाह विच्छेद के लिए आधार नहीं है, बल्कि विवाह के अकृतता के लिए आधार है। नपुंसकता का तात्पर्य विवाहोत्तर सहवास के लिए शारीरिक एवं असाध्य अक्षमता है। अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष अधिनियम की धारा 12 के अधीन कार्यवाहियां लंबित संविधान के अनुच्छेद 142 का अवलंब लेते हुए अधिनियम की धारा 13 ख से संपरिवर्तित 6 मास की कानूनी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना पारस्परिक विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की गई। 13 विवाह विच्छेद। पहला, कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात, पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि पहला, दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपने पति या अपनी पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छया मैथुन किया है, या एक का दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है, या एक का ख दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम 2 वर्ष की निरंतर कालावधि भर अर्जीदार को अभित्यक रखा है, या दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाने के कारण हिंदू नहीं रह गया है, या तीसरा, दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा है अथवा निरंतर या अंतर्यायिक रूप से इस प्रकार के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्तियुक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती
कि वह प्रत्यार्थी के साथ रहे। स्पष्टीकरण। इस खंड में क मानसिक विकार पद से मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध या अपूर्ण विकास, मनोवृत्ति या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या निःशक्तता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विखंडित मानसिकता भी है। ख मनोविकृति पद से मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार या निःशक्तता, चाहे इसमें बुद्धि की अवसामान्यता हो या नहीं, अभिप्रेत है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे पक्षकार का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से अनुदरदायी हो जाता है और चाहे उसके लिए चिकित्सीय उपचार अपेक्षित हो या नहीं, अथवा ऐसा उपचार किया जा सकता हो या नहीं। या 5वां, संचारित रूप से रजित रोग से पीड़ित रहा है। या 6वां, दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रवर्ज्य ग्रहण रह चुका है। या 7वां, दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं, इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में, यदि वह पक्षकार जीवित होता तो स्वाभाविकतः सुना होता। स्पष्टीकरण। इस उपधारा में अभित्यजन पद से विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अर्जीदार का ऐसा अभित्यजन अभिप्रेत है जो युक्तियुक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या इच्छा के विरुद्ध हो और इसके अंतर्गत विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा जानबूझकर अर्जीदार की उपेक्षा करना भी है। और इस पद के व्याकरणीय रूप भेदों तथा सजातीयों पदों के अर्थ तदनुसार लगाए जाएंगे। 1 क विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात, विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थित कर सकेगा। पहला, कि ऐसी कार्यवाही में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार थे, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के कारण के पश्चात 1 वर्ष या उसमें ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच सहवास का कोई पुनरारंभ नहीं हुआ है। या दूसरा, कि ऐसी कार्यवाही में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार थे, दाम्पत्याधिकार के प्रत्यस्थापना की डिक्री के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच दाम्पत्याधिकारों का कोई भी प्रत्यस्थापन नहीं हुआ है। 2 पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थित कर सकेगी। पहला, कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया था, या कि अर्जीदार के विवाह के अनुष्ठापन के समय
पति की कोई ऐसी दूसरी पत्नी जीवित थी जिसके साथ उसका विवाह ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुआ था, परंतु यह तब जबकि दोनों दशाओं में दूसरी पत्नी अर्जी के उपस्थापन के समय जीवित हो, या दूसरा कि पति विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात बलात्संग, गदा मैथुन या पशुगमन का दोषी रहा, या तीसरा कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 का 78 की धारा 18 के अधीन बाद में, या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 का 2 की धारा 125 के अधीन, या दंड प्रक्रिया संहिता 1898 का 5 की तत्समान धारा 488 के अधीन कार्यवाही में पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध यथास्थिति डिक्री या आदेश इस बात के होते हुए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती थी, और ऐसी डिक्री या आदेश के पारित किए जाने के समय से 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर पक्षकारों के बीच सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ। चौथा, कि उसका विवाह चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या नहीं, उसकी 15 वर्ष की आयु हो जाने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था, और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया है। स्पष्टीकरण: यह खंड उस विवाह को भी लागू होता है जो विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 का 68 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात अनुष्ठापित किया गया है। टिप्पणी: विवाह के पश्चात पत्नी ने पति के साथ कोई भी शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया और उसे बताया कि उसके एक पुरुष मित्र के साथ संबंध है। पति द्वारा विवाह के असुधार्य रूप से टूटने के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका, विवाह विच्छेद की डिक्री दी जाना आदेशित, अपील मंजूर। जाति के रीति रिवाज के अनुसार जाति की पंचायत में विवाह विघटित आवेदिका पत्नी का अन्य व्यक्ति के साथ पुनः विवाह आवेदिका प्रत्यार्थी क्रमांक 2 की पत्नी की परिधि के अधीन नहीं आती, अतः वह द प्र.स. की धारा 125 के अधीन कोई भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है। 13 का क विवाह विच्छेद की कार्यवाहियों में प्रत्यार्थी को वैकल्पिक अनुतोष। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर उस दशा को छोड़कर जिसमें अर्जी धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 2, 6 और 7 में वर्णित आधारों पर है, यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायसंगत समझता है, तो वह विवाह विच्छेद की
डिक्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित कर सकेगा। 13 का ख, पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद। पहला, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी, चाहे ऐसा विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 का 68 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात अनुष्ठापित किया गया हो, जिला न्यायालय में इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके हैं तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह का विघटन कर दिया जाना चाहिए। 2. उपधारा 1 में निर्दिष्ट अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से 6 मास के पश्चात और उस तारीख से 18 मास के पूर्व दोनों पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्ताव पर यदि इस बीच अर्जी वापस नहीं ले ली गई है तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे, अपना यह समाधान कर लेने पर कि विवाह अनुष्ठापित हुआ है और अर्जी में किए गए प्रकथन सही हैं, यह घोषणा करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करेगा कि विवाह डिक्री की तारीख से विघटित हो जाएगा। टिप्पणी, पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद 6 माह की निष्क्रिय समयावधि के अद्यतन के लिए आवेदन इस आधार पर किया गया कि याचिकाकर्ता के पिता हृदय रोग से पीड़ित हैं और उनकी पहले ही 2 बार शल्य क्रिया हो चुकी है और याचिकाकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि प्रत्यार्थी के साथ पति पत्नी के रूप में रहे। अभिनिर्धारित 6 माह की निष्क्रिय समयावधि का उपबंध मुकदमे के पक्षकारों को यह अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है कि वे अपने फैसले पर पुनः विचार कर लें, ताकि वे जल्दबाजी में लिए गए विवाह विच्छेद के फैसले के लिए खेद महसूस न करें। वर्तमान मामले में निष्क्रिय समयावधि के अद्यतन के लिए पर्याप्त आधार नहीं, याचिका खारिज। विवाह के विघटन के लिए पति द्वारा वाद। प्रथम और द्वितीय अपील खारिज। पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया गया और पक्षकारों ने सौहार्दपूर्वक मामला तय कर लिया। पक्षकारों ने पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह के विघटन के लिए सहमति देते हुए पृथक आवेदन पत्र भी फाइल कर दिया। समझौते के कतिपय निबंधनों के अध्याधीन विवाह विघटित किया गया। विवाह विच्छेद याचिका। क्रूरता का आधार। पक्षकार करीब 5 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। सुलह के सभी प्रयास विफल रहे। उक्त आवेदन के लंबित रहते प्रतिद्वंदी पक्षकारों ने
संयुक्त रूप से आपसी सहमति पर विवाह विच्छेद मंजूर करने हेतु आवेदन दिया। पक्षकारों के बीच स्थायी निर्वाह में के रूप में ₹2 लाख राशि सहमति हुई। विवाह असुधार्य रूप में टूट गया। पति और पत्नी को विवाह विच्छेद की डिक्री अधिनियम की धारा 13(ख) के अधीन सहमति के माध्यम से प्रदान की गई। अतः वर्तमान याचिका को अधिनियम की धारा 13(ख) के अधीन याचिका के रूप में स्वीकृत किया। कुटुंब न्यायालय का आक्षेपित आदेश अपास्त। 14. विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थित न की जाएगी। पहला, इस अधिनियम में अंतर्वृष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन की कोई अर्जी ग्रहण करने के लिए तब तक सक्षम न होगा जब तक कि विवाह की तारीख से उस अर्जी के पेश किए जाने की तारीख तक 1 वर्ष बीत न चुका हो। परंतु न्यायालय उन नियमों के अनुसार किए गए आवेदन पर जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, किसी अर्जी का विवाह की तारीख से 1 वर्ष बीतने के पूर्व भी इस आधार पर उपस्थापित किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा कि मामला अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट का है या प्रत्यार्थी की असाधारण दुराचारिता से युक्त है। किंतु यदि अर्जी की सुनवाई के समय न्यायालय को यह प्रतीत हो कि अर्जीदार ने अर्जी को उपस्थापित करने की इजाज़त किसी दुर्व्यपदेशन या मामले की प्रकृति के प्रच्छादन द्वारा अभिप्राप्त की थी, तो वह डिक्री देने की दशा में इस शर्त के अध्याधीन डिक्री दे सकेगा कि डिक्री तब तक सप्रभाव न होगी जब तक कि विवाह की तारीख से 1 वर्ष का अवसान न हो जाए अथवा उस अर्जी को ऐसी किसी अर्जी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खारिज कर सकेगा जो उक्त 1 वर्ष के अवसान के पश्चात उन्हीं या सारतः उन्हीं तथ्यों पर दी जाए जो ऐसे खारिज की गई अर्जी के समर्थन में अभिकथित किए गए थे। दूसरा, विवाह की तारीख से 1 वर्ष के अवसान से पूर्व विवाह विच्छेद की अर्जी उपस्थापित करने की इजाज़त के लिए इस धारा के अधीन किए गए किसी आवेदन का निपटारा करने में न्यायालय उस विवाह से उत्पन्न किसी आपत्ति के हेतु पर तथा इस बात पर ध्यान रखेगा कि पक्षकारों के बीच उक्त 1 वर्ष के अवसान से पूर्व मेल मिलाप की कोई युक्तियुक्त संभाव्यता है या नहीं। 15. कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे? जबकि विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटित कर दिया गया हो और या तो डिक्री के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार ही न हो या यदि अपील का ऐसा अधिकार हो तो अपील करने के समय का
कोई अपील उपस्थापित हुए बिना अवसान हो गया हो या अपील की गई हो और खारिज कर दी गई हो, तब विवाह के किसी पक्षकार के लिए पुनः विवाह करना विधिपूर्ण होगा। 16. शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के अपत्यों की धर्मजता। पहला, इस बात के होते हुए भी कि विवाह धारा 11 के अधीन अकृत और शून्य है, ऐसे विवाह का ऐसा अपत्य धर्मज होगा जो विवाह के विद्यमान होने की दशा में धर्मज होता, चाहे ऐसे अपत्य का जन्म विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 का 68 के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात हुआ हो, और चाहे उस विवाह के संबंध में अकृतता की डिक्री इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई हो या नहीं, और चाहे वह विवाह इस अधिनियम के अधीन अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य अभिनिर्धारित किया गया हो या नहीं। दूसरा, जहां धारा 12 के अधीन शून्यकरणीय विवाह के संबंध में अकृतता की डिक्री मंजूर की जाती है, वहां डिक्री की जाने से पूर्व जनित या गर्भाहित ऐसा कोई अपत्य जो यदि विवाह डिक्री की तारीख को अकृत किए जाने के बजाय विघटित कर दिया गया होता, तो विवाह के पक्षकारों का धर्मज अपत्य होता। अकृतता की डिक्री होते हुए भी उनका अपत्य समझा जाएगा। तीसरा, उपधारा 1 या उपधारा 2 की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे विवाह के किसी ऐसे अपत्य को जो अकृत और शून्य है या जिसे धारा 12 के अधीन अकृतता की डिक्री द्वारा अकृत किया गया है, उसके माता पिता से भिन्न किसी व्यक्ति की संपत्ति में या संपत्ति के लिए कोई अधिकार किसी ऐसी दशा में प्रदान करती है जिसमें कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता, तो वह अपत्य अपने माता पिता का धर्मज अपत्य न होने के कारण ऐसा कोई अधिकार रखने या अर्जित करने में असमर्थ होता। 17. द्वविवाह के लिए दंड। यदि अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठापित किसी विवाह की तारीख पर ऐसे विवाह के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी, तो ऐसा विवाह शून्य होगा और भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 494 और 495 के उपबंध उसे तदनुसार लागू होंगे। टिप्पणी। दूसरी पत्नी द्वारा भरण पोषण का दावा। पूर्व विवाह का तथ्य पति द्वारा दूसरी पत्नी से छिपाया गया था। पति का अभिकथन कि चूंकि दूसरा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन शून्य है, अतः दूसरी पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है, अभिनिर्धारित पति को उसकी स्वयं की गलती का फ़ायदा उठाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसे मामले में उसकी दूसरी पत्नी के भरण पोषण से इनकार नहीं कर सकता। 18. हिंदू विवाह की कतिपय अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड। हर व्यक्ति
जो अपना कोई ऐसा विवाह उपात्त करेगा जो धारा 5 के खंड 3, 4 और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन में इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित किया गया हो, वह क धारा 5 के खंड 3 में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में सश्रम कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से। ब धारा 5 के खंड 4 या खंड 5 में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में सादे कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। अध्याय 5 अधिकारिता और प्रक्रिया। 19 वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जाएगी। इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी उस जिला न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी जिसकी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर पहला विवाह का अनुष्ठापन हुआ था या दूसरा प्रत्यार्थी अर्जी के पेश किए जाने के समय निवास करता था या तीसरा विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास किया था या 3 का क पत्नी के अर्जीदार होने की दशा में याचिका प्रस्तुत करने वाले दिनांक को जहां वह निवास कर रही है या चौथा अर्जीदार के अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रहा है। यह ऐसे मामले में जिसमें प्रत्यार्थी उस समय ऐसे राज्य क्षेत्र के बाहर निवास कर रहा है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है अथवा वह जीवित है या नहीं, इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतया सुना होता। टिप्पणी। आवेदन पत्रों की पोषणीयता। धारा 19(3) का द्वारा पत्नी भी अधिनियम के तहत कोई याचिका जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हकदार होती है जिसकी अधिकारिता के भीतर वह याचिका के प्रस्तुत करने के दिनांक को निवास कर रही है। इस प्रकार विधान का आशय पत्नी को अधिनियम के तहत जिला न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने के लिए समर्थ करना है जिसकी अधिकारिता के भीतर वह निवासरत करती है, ताकि स्त्री को यात्रा न करना पड़े और ऐसे न्यायालय में याचिका पेश न करना पड़े जिसकी अधिकारिता के भीतर विवाह के टूटने के पश्चात वह निवास नहीं कर रही है। 20 अर्जियों की अंतर्वस्तु और सत्यापन। पहला, इस धारा के अधीन उपस्थापित हर अर्जी उन तथ्यों को जिन पर अनुतोष का दावा आधारित हो इतने स्पष्ट तौर पर कथित करेगी जितना उस मामले की प्रकृति अनुज्ञात करे, और धारा 11 के अधीन अर्जी को छोड़कर ऐसी हर अर्जी यह भी कथित करेगी कि अर्जीदार और विवाह के दूसरे पक्ष के बीच कोई
दुस्संधि नहीं है। दूसरा, इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली हर अर्जी में अंतर्विशिष्ट कथन वाद पत्रों के सत्यापन के लिए विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अर्जीदार या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा सत्यापित किए जाएंगे और सुनवाई के समय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे। 21. 1908 के अधिनियम संख्यांक 5 का लागू होना। इस अधिनियम में अंतर्विशिष्ट अन्य उपबंधों के और उन नियमों के जो उच्च न्यायालय इस निमित्त बनाए अध्याधीन यह है कि इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियाँ जहाँ तक हो सकेगा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 द्वारा विनियमित होंगी। 21 का क कुछ मामलों में अर्जियों को अंतरित करने की शक्ति। पहला, जहाँ क इस अधिनियम के अधीन कोई अर्जी अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में विवाह के किसी पक्षकार द्वारा धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए या धारा 13 के अधीन विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए पेश की गई है। और ख उसके पश्चात इस अधिनियम के अधीन कोई दूसरी अर्जी विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा किसी आधार पर धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए यह धारा 13 के अधीन विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए चाहे उसी जिला न्यायालय में अथवा उसी राज्य के या किसी भिन्न राज्य के किसी भिन्न जिला न्यायालय में पेश की गई है, वहाँ ऐसी अर्जियों के संबंध में उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट रीति से कार्यवाही की जाएगी। दूसरा, ऐसे मामले में जिसे उपधारा 1 लागू होती है, क यदि ऐसी अर्जियां एक ही जिला न्यायालय में पेश की जाती हैं तो दोनों अर्जियों का विचारण और उनकी सुनवाई उस जिला न्यायालय द्वारा एक साथ की जाएगी। ख यदि ऐसी अर्जियां भिन्न भिन्न जिला न्यायालय में पेश की जाती हैं तो बाद वाली पेशी की गई अर्जी उस जिला न्यायालय को अंतरित की जाएगी जिसमें पहले वाली अर्जी पेश की गई थी और दोनों अर्जियों की सुनवाई और उनका निपटारा उस जिला न्यायालय द्वारा एक साथ किया जाएगा जिसमें पहले वाली अर्जी पेश की गई थी। तीसरा, ऐसे मामले में जिसे उपधारा 2 का खंड ख लागू होता है, यथास्थिति वह न्यायालय या सरकार जो किसी वाद या कार्यवाही को उस जिला न्यायालय से जिसमें बाद वाली अर्जी पेश की गई है, उस न्यायालय को जिसमें पहले वाली अर्जी लंबित है, अंतरित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन सक्षम है। ऐसी बाद वाली अर्जी का अंतरण करने के लिए अपनी शक्ति का वैसे ही प्रयोग करेगी मानो वह उस संहिता के अधीन ऐसा करने के लिए सशक्त की गई है। टिप्पणी: याचिका का अंतरण धारा 21A के अधीन याचिका अंतरित करने की शक्ति।
अधिनियम के अधीन याचिकाओं के संबंध में प्रयोग में लाई जा सकती है और द प्रा. स. की धारा 125 के अधीन की गई याचिका के संबंध में नहीं। 21 ख. इस अधिनियम के अधीन अर्जियों के विचारण और निपटारे से संबंधित विशेष उपबंध। पहला, इस अधिनियम के अधीन अर्जी का विचारण जहाँ तक कि न्याय के हित से संगत रहते हुए उस विचारण के बारे में साध्य हो, दिन प्रतिदिन जब तक निरंतर चालू रहेगा, जब तक कि वह समाप्त ना हो जाए, किंतु उस दशा में नहीं जिसमें न्यायालय विचारण का अगले दिन से परे के लिए स्थगन करना उन कारणों से आवश्यक समझे जो लेखबद्ध किए जाएंगे। दूसरा, इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी का विचारण जहाँ तक संभव हो शीघ्र किया जाएगा और प्रत्यार्थी पर अर्जी की सूचना की तामील होने की तारीख से 6 मास के अंदर विचारण समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा, इस अधिनियम के अधीन हर अपील की सुनवाई जहाँ तक संभव हो शीघ्र की जाएगी और प्रत्यार्थी पर अपील की सूचना की तामील होने की तारीख से 3 मास के अंदर सुनवाई समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। 21 ग. दस्तावेजी साक्ष्य। किसी अधिनियमिति में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह है कि इस अधिनियम के अधीन अर्जी के विचारण को किसी कार्यवाही में कोई दस्तावेज में इस आधार पर आग्रह नहीं होगी कि वह सम्यक रूप से स्टाम्पित या रजिस्ट्रीकृत नहीं है। 22. कार्यवाहियों का बंद कमरे में होना और उन्हें मुद्रित या प्रकाशित न किया जाना। पहला, इस अधिनियम के अधीन हर कार्यवाही बंद कमरे में की जाएगी और किसी व्यक्ति के लिए ऐसी किसी कार्यवाही के संबंध में किसी बात को मुद्रित या प्रकाशित करना विधिपूर्ण नहीं होगा, किंतु उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को छोड़कर जो उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से मुद्रित या प्रकाशित किया गया है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के उपबंधों के उल्लंघन में कोई बात मुद्रित या प्रकाशित करेगा तो वह जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकता है दंडनीय होगा। 23. कार्यवाहियों में डिक्री। पहला, यदि इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही में चाहे उसमें प्रतिरक्षा की गई हो या नहीं, कार्यालय का समाधान हो जाए कि क. अनुतोष अनुदत्त करने के आधारों में से कोई न कोई आधार विद्यमान है और अर्जीदार उन मामलों को छोड़कर जिनमें उसके द्वारा धारा 5 के खंड 2 के उपखंड क, उपखंड ख या उपखंड ग में विनिर्दिष्ट आधार पर अनुतोष चाहा गया है, अनुतोष के प्रयोजन से अपने ही दोष या निर्योग्यता का किसी प्रकार फ़ायदा नहीं उठा रहा है या उठा रही है, और ख.
जहाँ की अर्जी का आधार धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट आधार हो, वहाँ ना तो अर्जीदार परिवादित कार्य या कार्यों का किसी प्रकार से उपसाधक रहा है और न उसने उनका मानवानुमोदन या उपमर्शन किया है, अथवा जहाँ की अर्जी का आधार क्रूरता हो, वहाँ अर्जीदार ने उस क्रूरता का किसी प्रकार उपमर्शन नहीं किया है। और जब विवाह विच्छेद पारस्परिक सम्मति के आधार पर चाहा गया है और ऐसे सम्मति बल, कपट या असम्यक असर द्वारा अभिप्राप्त नहीं की गई है, और ग अर्जी जो धारा 11 के अधीन पेश की गई अर्जी नहीं है, प्रत्यार्थी के साथ दुस्संधि करके उपस्थापित या अभियोजित नहीं की जाती है। घ कार्यवाही संस्थित करने में कोई अनावश्यक या अनुचित विलंब नहीं हुआ है, और ड अनुतोष अनुदत्त न करने के लिए कोई अन्य वैध आधार नहीं है, तो ऐसी दशा में किंतु अन्यथा नहीं, न्यायालय तदनुसार ऐसा अनुतोष डिक्री कर देगा। दूसरा, इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष अनुदत्त करने के लिए अग्रसर होने के पूर्व यह न्यायालय का प्रथमतः कर्तव्य होगा कि वह ऐसी हर दशा में जहाँ की मामले की प्रकृति और परिस्थितियों से संगत रहते हुए ऐसा करना संभव हो, पक्षकारों के बीच मेल मिलाप कराने का पूर्ण प्रयास करे। परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसी कार्यवाही को लागू नहीं होगी जिसमें धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5, खंड 6 या खंड 7 में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर अनुतोष चाहा गया है। तीसरा, ऐसा मेल मिलाप करने में न्यायालय की सहायता के प्रयोजन के लिए न्यायालय यदि पक्षकार ऐसा चाहे तो, या यदि न्यायालय ऐसा करना न्यायसंगत और उचित समझे तो कार्यवाहियों को 15 दिन से अनधिक की युक्तियुक्त कालावधि के लिए स्थगित कर सकेगा, और उस मामले को पक्षकारों द्वारा इस निमित्त नामित किसी व्यक्ति को, या यदि पक्षकार कोई व्यक्ति नामित करने में असफल रहते हैं तो न्यायालय द्वारा नामनिर्देशित किसी व्यक्ति को इन निर्देशों के साथ निर्देशित कर सकेगा कि वह न्यायालय को इस बारे में रिपोर्ट दे कि मेल मिलाप कराया जा सकता है या नहीं, तथा करा दिया गया है या नहीं, और न्यायालय कार्यवाही का निपटारा करने में ऐसी रिपोर्ट को सम्यक रूप से ध्यान में रखा जाएगा। चौथा, ऐसे हर मामले में जिसमें विवाह का विघटन विवाह विच्छेद द्वारा होता है, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय हर पक्षकार को उसकी प्रति मुफ्त देगा। टिप्पणी: पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद के लिए पत्नी इस शर्त पर सहमत कि पति उसे 12,50,000 रुपये संदाय करेगा। पत्नी वक्ष कैंसर से ग्रसित,
उसको अपने चिकित्सीय उपचार के लिए अत्यावश्यक रूप से धन की आवश्यकता। पति तुरंत पत्नी को उसके चिकित्सीय उपचार के लिए 12,50,000 में से 5,00,000 संदाय करेगा। पत्नी के पूर्णतया रोग मुक्ति के पश्चात अथवा 6 मास के भीतर जो भी पूर्वोत्तर हो, कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 13(ख) के अधीन नए आवेदन के साथ मामला आगे बढ़ाएगा। 23(क) विवाह विच्छेद और अन्य कार्यवाहियों में प्रत्यार्थी को अनुतोष। विवाह विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए किसी कार्यवाही में प्रत्यार्थी अर्जीदार के जार कर्म, क्रूरता या अभित्यजन के आधार पर चाहे गए अनुतोष का न केवल विरोध कर सकेगा, बल्कि वह उस आधार पर इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष के लिए प्रतिदावा भी कर सकेगा। और यदि अर्जीदार का जार कर्म, क्रूरता या अभित्यजन साबित हो जाता है, तो न्यायालय प्रत्यार्थी को इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा अनुतोष दे सकेगा जिसके लिए वह उस दशा में हकदार होता या होती जिसमें उसने उस आधार पर ऐसे अनुतोष की मांग करते हुए अर्जी उपस्थापित की होती। 24. वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय। जहाँ की इस अधिनियम के अधीन के होने वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय को यह प्रतीत हो कि यथास्थिति पति या पत्नी की ऐसी कोई स्वतंत्र आय नहीं है जो उसके संभाल और कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त हो, वहाँ वह पति या पत्नी के आवेदन पर प्रत्यार्थी को यह आदेश दे सकेगा कि वह अर्जीदार को कार्यवाही में होने वाले व्यय तथा कार्यवाही के दौरान में प्रति मास ऐसी राशि संदत्त करे जो अर्जीदार की अपनी आय तथा प्रत्यार्थी की आय को देखते हुए न्यायालय को युक्तियुक्त प्रतीत हो, परंतु कार्यवाही का व्यय और कार्यवाही के दौरान की ऐसी मासिक राशि के भुगतान के लिए के आवेदन को यथासंभव पति या पत्नी जैसी स्थिति हो पर नोटिस की तामील से 60 दिनों में निपटाएंगे। टिप्पणी: वाद लंबित रहते भरण पोषण प्रदान किए जाने को पति द्वारा चुनौती इस आधार पर दी गई कि उसकी पत्नी स्वतंत्र पर्याप्त आय अर्जित करती है। पति की आय लगभग 25,000 रुपये प्रति माह है और पत्नी का वेतन लगभग 12,000 रुपये प्रति माह। अतः जबकि पति और पत्नी समान वित्तीय स्थिति में नहीं है, पति को अंतरिम भरण पोषण संदाय करने का दायी होना अभिनिर्धारित किया गया। 25. स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण। पहला, इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर रहा कोई भी न्यायालय डिक्री पारित करने के समय या उसके पश्चात किसी भी समय यथास्थिति पति या पत्नी द्वारा इस प्रयोजन से किए गए आवेदन पर यह आदेश दे सकेगा कि
प्रत्यर्थी उसके भरण पोषण और संभाल के लिए ऐसी कुल राशि या ऐसी मासिक अथवा कालिक राशि जो प्रत्यार्थी को अपनी आय और अन्य संपत्ति को, यदि कोई हो, आवेदक या आवेदिका की आय और अन्य संपत्ति को तथा पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, आवेदक या आवेदिका के जीवन काल से अधिक अवधि के लिए संदत्त करे और ऐसा कोई भी संदाय यदि यह करना आवश्यक हो तो प्रत्यार्थी की स्थावर संपत्ति पर भार द्वारा प्रतिभूत किया जा सकेगा। दूसरा, यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि उसके उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात पक्षकारों में से किसी की भी परिस्थिति में तब्दील हो गई है, तो वह किसी भी पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसी रीति से जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, ऐसे किसी आदेश में फेरफार कर सकेगा या उसे उपांतरित अथवा विखंडित कर सकेगा। तीसरा, यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि उस पक्षकार ने जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन कोई आदेश किया गया है पुनर्विवाह कर लिया है, या यदि ऐसा पक्षकार पत्नी है तो वह सतीव्रता नहीं रह गई है, या यदि ऐसा पक्षकार पति है तो उसने किसी स्त्री के साथ विवाहबद्ध मैथुन किया है, तो वह दूसरे पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसे किसी आदेश का ऐसी रीति में जो न्यायालय न्यायसंगत समझे परिवर्तित, उपांतरित या विखंडित कर सकेगा। टिप्पणी: विचारण न्यायालय ने विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की और यह और आदेशित किया कि अपीलार्थी 8,000 रुपये प्रति माह की राशि पत्नी और पुत्री को स्थायी रूप से भरण पोषण के लिए संदाय करे। स्थायी भरण पोषण प्रदान किए जाने के विरुद्ध अपील: पत्नी कार्यरत नहीं है और पुत्री अध्ययनरत है। अपीलार्थी 60 एकड़ भूमि का स्वामी है। विचारण न्यायालय ने पत्नी और पुत्री को 8,000 रुपये प्रति माह की दर से स्थायी भरण पोषण ठीक ही अधिनिर्णित किया। अपील खारिज। 26. आपत्तियों की अभिरक्षा। इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय अप्राप्तव्य आपत्तियों की अभिरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के बारे में यथासंभव उनकी इच्छा के अनुकूल समय समय पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा और डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और उचित समझे, और डिक्री के पश्चात इस प्रयोजन से अर्जी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे आपत्ति की अभिरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के बारे में समय समय पर ऐसे आदेश और उपबंध कर सकेगा जो ऐसी डिक्री अभिप्राप्त करने की कार्यवाही के लंबित रहते ऐसी डिक्री या अंतरिम आदेश द्वारा किए जा सकते थे, और न्यायालय पूर्वतन किए गए किसी आदेश या उपबंध को समय समय पर प्रतिसंहृत या निलंबित कर सकेगा अथवा उसमें
फेरफार कर सकेगा, परंतु भरण पोषण और अवयस्क बालकों की शिक्षा संबंधित आवेदन लंबित कार्यवाही में डिग्री प्राप्त करने के को यथासंभव प्रत्यार्थी पर नोटिस की तामील से 60 दिनों में निपटाएंगे। टिप्पणी: मात्र गलत प्रावधान का उल्लेख करना आदेश को दूषित नहीं कर सकता। अपीलार्थी शरीर से असमर्थ नहीं, अपनी जीविका उपार्जित करने में शिथिलांग नहीं, कुटुंब न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट भरण पोषण युक्तियुक्त है। 27. संपत्ति का व्ययन। इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय ऐसी संपत्ति के बारे में जो विवाह के अवसर पर या उनके आसपास उपहार में दी गई हो और संयुक्त पति और पत्नी दोनों की हो, डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जिन्हें वह न्याय संगत और उचित समझे। 28. डिक्रियों और आदेशों की अपीलें। पहला, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियां उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसी प्रकार अपीलनीय होंगी जैसे न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्री अपीलनीय होती है, और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपीलें सामान्यतः होती हैं। दूसरा, धारा 25 या धारा 26 के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा किए गए आदेश उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए तभी अपीलीय होंगे जब वे अंतरिम आदेश ना हो, और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपीलें सामान्यतः होती हैं। तीसरा, केवल खर्चे के विषय में कोई अपील इस धारा के अधीन नहीं होगी। चौथा, इस धारा के अधीन हर अपील डिक्री या आदेश की तारीख से 90 दिन की कालावधि के अंदर की जाएगी। 28 क डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्रियों और आदेशों का तत्सम प्रवर्तन किया जाता है। अध्याय 6 व्यावर्तियाँ और निरसन। 29 व्यावर्तियाँ। पहला, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हिंदुओं के बीच अनुष्ठापित ऐसा विवाह जो अन्यथा विधिमान्य हो, केवल इस तथ्य के कारण अविधिमान्य या कभी अविधिमान्य रहा हुआ न समझा जाएगा कि उसके पक्षकार एक ही गोत्र या प्रवर के थे अथवा विभिन्न धर्मों, जातियों या एक ही जाति की
विभिन्न उपजातियों के थे। दूसरा, इस अधिनियम में अंतर्वृष्ट कोई भी बात रूढ़ि से मान्यता प्राप्त या किसी विशेष अधिनियमित द्वारा प्रदत्त किसी ऐसे अधिकार पर प्रभाव डालने वाली ना समझी जाएगी जो किसी हिंदू विवाह का वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो या चाहे पश्चात विघटन अभिप्राप्त करने का अधिकार हो। तीसरा, इस अधिनियम में अंतर्वृष्ट कोई भी बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन होने वाली किसी ऐसी कार्यवाही पर प्रभाव न डालेगी जो किसी विवाह को बातिल और शून्य घोषित करने के लिए या किसी विवाह को बातिल अथवा विघटित करने के लिए या न्यायिक पृथक्करण के लिए हो और इस अधिनियम के प्रारंभ पर लंबित हो और ऐसी कोई भी कार्यवाही चलती रहेगी और अवधारित की जाएगी मानो यह अधिनियम पारित ही ना हुआ हो। चौथा, इस अधिनियम में अंतर्वृष्ट कोई भी बात विशेष विवाह अधिनियम 1954 का 43 में अंतर्वृष्ट किसी ऐसे उपबंध पर प्रभाव न डालेगी जो हिंदुओं के बीच उस अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व चाहे पश्चात अनुष्ठापित विवाहों के संबंध में हो। 30. निरसन तथा संशोधन अधिनियम 1960 का 58 की धारा 2 और प्रथम अनुसूची द्वारा 26/12/1960 से निरसित।